हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी कि सीओपीडी के बारे में। सीओपीडी क्या होता है? सीओपीडी का फुल फॉर्म है, सी का मतलब क्रॉनिक यानी कि लंबे समय तक चलने वाली बीमारी जो जाती नहीं है, यानी सिवियर दिक्कत। ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि जो आपकी एयरवेज है जिनके थ्रू आप सांस अंदर बाहर लेते हो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हो, यानी ब्रोंकाई आपके, वो उनका जो ट्यूब है, डायमीटर है, वो नैरो हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट को सांस बाहर लेने में, ब्रीथ आउट करने में दिक्कत आती है, क्योंकि जो छाती में बहुत ज्यादा जो हवा है, सांस है, एयर है, वो बंद जाती है, जिस वजह से ब्रीथ आउट करने में, एक्सेल करने में पेशेंट को दिक्कत आती है। तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जब एयरवेज नैरो हो जाते हैं, जितनी स्पेस मिलनी चाहिए एयर को, ऑक्सीजन को, CO2 को, उतनी नहीं मिल पाती है, जिस वजह से ऑक्सीजन अंदर ही ट्रैप हो पाती है और CO2 बाहर निकल नहीं पाती है, जो चेस्ट के अंदर भरती जाती है। पल्मोनरी यानी लंग्स से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड दिक्कत, और डी का मतलब डिजीज यानी कोई बीमारी या मेडिकल बीमारी यानी कि मेडिकल कंडीशन। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी कि जब आपके एयरवेज जो है वो नैरो हो जाते हैं किसी कारण की वजह से, मतलब उनका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट सांस अंदर तो ले लेता है पर सांस बाहर निकालने में, ब्रीथ आउट करने में, एक्सेल करने में दिक्कत आती है, जिस वजह से छाती में दिक्कत आनी, लंग्स में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है और पेशेंट को सीओपीडी की दिक्कत आ सकती है। फिर सीओपीडी क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसे सीओपीडी भी कहते हैं। ये एक तरह की प्रोग्रेसिव लंग डिजीज है, यानी ये कम नहीं होती, ये दिक्कत बढ़ती ही जाती है। इसमें दो चीज इंक्लूडेड, दो बीमारी आती है, यानी कि एम्फाइसीमा जो एल्वुलाई से रिलेटेड है, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो ब्रोंकाई से रिलेटेड है। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एक तरह की लंग डिजीज है, हमारी लंग्स की बीमारी है, जो इन्फ्लामेशन की बीमारी, यानी इन्फ्लामेशन हो जाता है आपके लंग में। जब लंग में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिस वजह से जो एयर फ्लो हो रहा है उसका दिक्कत आने लगती है, उसमें कमी आने लग जाती है लंग्स के अंदर। दो तरह की लंग की कंडीशन देखने को मिलती है सीओपीडी के अंदर। एक ब्रोंकाइटिस यानी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है आइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन, ब्रोंकाई मतलब आपकी ब्रोंकियल ट्यूब्स। जो ब्रोंकियल ट्यूब्स है जब उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है, उनकी नैरोइंग हो जाती है, जिस वजह से म्यूकस है वो बहुत ज्यादा, कफ बहुत ज्यादा लंग्स में बनने लगता है, और जब एयरवेज जो आपके ब्रोंकाई ट्यूब्स है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है और नैरो हो जाती है, और इस वजह से बहुत ज्यादा कफ का सिक्रीशन होने लगता है। फिर है सीओपीडी के अंदर दूसरी बीमारी यानी कि एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा आपके जो बिल्कुल एंड के जो एयरवेज है, यानी कि एल्वुलाई, जिसे एयर सैक भी कहते हैं, जब उनका डैमेज होने लगता है, जब इन टाइनी एयर सैक्स का, जिस वजह से ऑक्सीजन की कमी आने लगती है खून के अंदर, और जिस वजह से पेशेंट का जो छाती है, लंग्स है, वो बहुत ज्यादा भारी और हैवीनेस हो जाता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन हुआ, जो यानी कि ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई आते हैं, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, फिर उसके बाद ईयर सैक और एल्वुलर आता है। तो ब्रोंकाई से लेकर एल्वुलर तक की जो भी दिक्कत आती है वो सीओपीडी होती है। अब ये कंडीशन नैरो करती है आपकी ब्रोंकाई को, आपकी एयर सैक्स को, जितना भी आप जहां से आप ट्रेकिया के बाद से आप जब सांस अंदर आती है बाहर होती है, जिस भी पूरे एरिया से, यानी प्राइमरी ब्रोंकाई से लेके आपके एल्वुलाई तक, एयर सैक्स तक, तब जो भी एयरवेज का जो भी है उसमें जो है नैरोइंग हो जाती है, जिस वजह से पेशेंट को सांस लेने में, अंदर और बाहर लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और पेशेंट को शॉर्टनेस हो जाती है ब्रीथ की। अब हमारे जो एयरवेज है उसके आसपास मांसपेशियां होती है, इलास्टिक टिश्यूज होते हैं, जिन वजह से जो एयरवेज है वो अच्छे से खुलते हैं और बंद होते हैं जब हम सांस अंदर लेते हैं, बाहर करते हैं। जब इनका नैरोइंग हो जाता है इन एयरवेज का ही, तो पेशेंट की जो एयरवे, जो मांसपेशियां, इलास्टिक टिश्यूज जो है वो, उनमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, उनमें कमजोरी आ जाती है, और जिस वजह से अच्छे से एयरवेज ओपन नहीं हो पाते और ब्रीथिंग अच्छे से नहीं हो पाती। अब सीओपीडी में जो एयरवेज है वो, उनकी जो है डायमीटर वो कम हो जाता है, जिस वजह से लंग टिश्यूज है
डैमेज होने लगता है, म्यूकस बहुत ज़्यादा बनने लगता है, एयरवेज जो लाइनिंग है, मतलब जो लाइनिंग है ब्रोंकाई की, एयर एल्विलाइन की, उसमें इन्फ्लेमेशन और सूजन आने लगती है। इसलिए इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना और एक्टिवनेस लेना बहुत ज़रूरी है। सही से इसका पता करना और अच्छे से इलाज लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, आपकी हेल्दी एयरवेज है। फिर अगर जब आपको ब्रोंकाइटिस या एम्फाइसीमा की दिक्कत आती है, तो जो आपके लाइनिंग है, जो आपकी ब्रोंकाई की लाइनिंग है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और जो येलो कलर जो आप दिख रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कफ बनने लग गया है, स्पूटम बनने लग गया है। और जैसे आप एम्फाइसीमा में देख सकते हो, जो एयर सैक है, आपके एल्वेओलाई है, उनमें बहुत ज़्यादा स्पूटम बनने लग गया। और जब इनकी वजह से क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है आपकी ब्रोंकाई के अंदर या एल्वेओलाई के अंदर। अब ब्लॉकेज होने की वजह से जो ऑक्सीजन अंदर आनी चाहिए और CO2 बाहर जानी चाहिए, वो प्रॉपर नहीं जा पाती, और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अंदर बनने लगती है, जिस वज़ह से छाती फूल जाती है और अच्छे से जो CO2 है, CO2 जो एक्सहेलेशन जो हम करते हैं, वो अच्छे से बाहर नहीं होता, जिस वज़ह से पेशेंट को दिक्कत आती है। तो इलास्टिक टिश्यूज़ जो होते हैं, इन सब में भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब हमारे लंग्स कैसे अफ़ेक्ट होते हैं? हमारे विंड पाइप यानी ट्रैकिया से, हमने पहले भी अभी बात की थी, ट्रैकिया शुरू होता है ट्रैकिया से, फिर उसके बाद ये डिवाइड होते हैं 2 ब्रोंकाई के अंदर, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद जैसे हमारा पेड़ होता है, एक जड़ से दूसरी जड़ निकलती है, फिर दूसरी से तीसरी जड़ निकलती है, वैसे ही प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई की जड़ निकलती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स निकलते हैं, टर्मिनल ब्रोंकाई से एंड जो होता है वो एल्वियोलाई होता है, एयर सैक होते हैं। तो वहाँ तक आपको आपके जो जो आपका लाइनिंग है, जो डायमीटर है, वो नैरो हो जाता है, उनकी जो वॉल है वो पतली हो जाती है, थिन हो जाती है। कैपिलरीज़ जो है आपकी ब्लड वेसल्स, वो भी थिन हो जाते हैं, जिस वज़ह से ऑक्सीजन का जो आदान-प्रदान होना चाहिए वो अच्छे से नहीं हो पाता, ऑक्सीजन और CO2 का ब्लड स्ट्रीम के अंदर, आपके खून के अंदर, जिस वज़ह से पेशेंट को साँस लेने में दिक्कत आ जाती है। तो जो लचकपन है, जो नेचुरल इलास्टिसिटी है टिश्यूज़ की, वो भी नहीं हो पाती और पेशेंट को दिक्कत आती है। यानी ओवर एक्सपैंड हो जाते हैं आपके लंग्स, बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी है, जो लचकपन है वो लंग्स का बिल्कुल खराब हो जाता है, और पेशेंट को सबसे ज़्यादा साँस को बाहर निकालने में यानी एक्सहेलेशन करने में दिक्कत आती है, क्योंकि छाती में बहुत ज़्यादा साँस बनने लगती है, बहुत ज़्यादा बंध जाती है, ट्रैप हो जाती है, एयर ऑक्सीजन अंदर ट्रैप हो जाती है और CO2 बाहर अच्छे से नहीं निकल पाती। यानी O2 अंदर तो आ पाती है, पर CO2 जो वेस्ट जो गैस है, वो बाहर नहीं निकल पाती है और पेशेंट को दिक्कत आती है। जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, एल्वियोलाई की जो लाइनिंग है और एल्वियोलाई है, उसकी इलास्टिसिटी, लचकपन बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है। राइट वाले जो लंग है, जो COPD वाला लंग है, और पेशेंट को एक्सहेल करने में, साँस को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अब साँस अंदर ही अंदर भर रही है, जिस वज़ह से छाती फूल रही है, लंग्स ओवर इन्फ्लेम्ड हो रहे हैं, इन्फ्लेमेशन और ओवर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं लंग्स, जिस वज़ह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा कफ का सिक्रीशन होता है। अब क्या कारण है COPD का? सबसे मुख्य कारण है इसका सिगरेट स्मोकिंग। जो लोग लॉन्ग टर्म स्मोकिंग करते हैं, या टोबैको का स्मोकिंग करते हैं, या बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान का सेवन बहुत ज़्यादा जो लोग करते हैं, उनको 90% ये केस देखने को मिलते हैं COPD के। तो जो लोग स्मोकिंग भी नहीं करते, पर ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं, या ऐसे लोग पास में बैठे हैं जो स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उस जो स्मोकिंग का जो धुआँ है, वो आपके भी नॉन स्मोकर के अंदर भी आ जाता है, और इस वजह से COPD की भी दिक्कत हो सकती है। फिर और कुछ भी कारण है, जैसे कि जब आप एयर पॉल्यूशन में कंटिन्यू रहते हो, जैसे कोल जब जलता है, लकड़ी जब जलती है, या फिर इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जब आप उनके उसमें आते हो एरिया में, उस ऐसे एयर पॉल्यूशन वाले एरिया में, तो आपको COPD की दिक्कत हो सकती है। इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गई है कोई आपको, जैसे आपके लंग्स बहुत ज़्यादा, लंग्स के जो टिश्यूज़ है वो डिस्ट्रॉय हो गए, कमज़ोर हो गए, बेकार हो गए, डैमेज हो गए हैं। उनको ये दिक्कत आ सकती है, जिनको अस्थमा है या जिनकी एयरवेज़ की कोई दिक्कत है, ब्रोंकाइटिस है जिनको, तो उनको ये दिक्कत हो सकती है। फिर जिनकी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हो रखी है, यानी एक तरह का जेनेटिकली डिसऑर्डर है, यानी कि जो एक प्रोटीन है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो आपके लिवर में बनता है और आपके खून से में बहते हुए आपके लंग्स में आता है। जब इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आपको लिवर की दिक्कत के साथ-साथ, यानी आपकी लिवर डैमेज के साथ-साथ आपको लंग भी डैमेज हो सकता है, और ये दिक्कत आ सकती है। अब स्टेजेस की बात करते हैं, तो COPD प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, यानी कम नहीं होती है, बढ़ती ही जाती है टाइम के साथ-साथ। तो ये जब प्रोग्रेशन होता रहता है, तो इसमें स्टेजेस देखने को मिलती है। पहली स्टेज, अर्ली स्टेज जो होती है, यानी माइल्ड
सीओपीडी, जिसमें पेशेंट को ये लक्षण देखने को मिलते हैं कि थोड़ा बहुत साँस में दिक्कत आ रही है। जब थोड़ी बहुत पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है, लाइट एक्सरसाइज या सीढ़ी चढ़ रहा है, उतर रहा है, तो पेशेंट को ब्रीथलेसनेस होता है, साँस लेने में दिक्कत आती है। तब ये दिक्कत देखने को मिलती है। इसके साथ-साथ कभी-कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं हो पाता, कभी पेशेंट को लगता है साँस लेने में दिक्कत आ रही है, कभी लगता है नहीं आ रही है और ये देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा कफ बनने लग रहा है छाती में, बहुत ज़्यादा कफ बोल रहा है गले में। और जब पेशेंट सुबह उठता है तो बहुत तेज़ का कफ बोलता है गले में, पेशेंट को गले में थ्रोट का इन्फेक्शन और दर्द होना शुरू हो जाता है कफ की वजह से। फिर मॉडरेट टू सिवियर सीओपीडी यानी स्टेज 2 एंड स्टेज 3, इसमें पेशेंट को डेली एक्टिविटी जो हम करते हैं, एवरीडे की जो रोजमर्रा की जो एक्टिविटी हम करते हैं, उनमें दिक्कत आती है। उनमें ब्रीथ की प्रॉब्लम आने लगती है, ब्रीथ की कमी हो जाती है, शॉर्टनेस हो जाती है। तो जब आपको डेली एक्टिविटी में ब्रीथलेसनेस हो रहा है, आपको ब्रीथ की कमी हो रही है, शॉर्टनेस हो रही है, आपको साँस लेने में दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है और बहुत ज़्यादा आपको दिन भर कफ बनता रह रहा है, आपका कफ कम नहीं हो रहा है, लंग इन्फेक्शन बार-बार हो रहा है, आपको निमोनिया बार-बार हो रहा है। तो ये है आपका सिवियर सीओपीडी, इसका इलाज करना बहुत ही ज़रूरी है।